हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम। अभी जो हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स चल रहे हैं आपके, उसमें हम हिस्ट्री के मॉडल पेपर कुछ मॉडल पेपर का अभ्यास करेंगे। तो ये पहला मॉडल पेपर है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अपन देखने वाले हैं। और उसके बाद जब हाफ ईयरली का एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाएगा तो हम वार्षिक परीक्षा यानी बोर्ड एग्जाम्स 2024 जो है उसकी कंप्लीट तैयारी करेंगे। कंप्लीट चैप्टर वाइज हम पूरा का पूरा रिविजन करेंगे, तो आप लोग तैयार रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। फिलहाल अपन देखते हैं खंड अ में जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस है एक एक करके फटाफट से देख लेते हैं। पहला प्रश्न है कि चन्नू दड़ो बस्ती के निवासी किस व्यवसाय में संलग्न थे। तो बच्चों, ये जो हड़प्पा सभ्यता की बात करें, सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें, तो इसके कुछ जो केंद्र थे वो केंद्र अपने अलग अलग उत्पादों के लिए जाने जाते थे। तो उसमें से एक था चन्नू दड़ो, जो शिल्प उद्योग के लिए जाना जाता था। तो इस प्रश्न का सही जवाब रहेगा ऑप्शन स। चन्नू दड़ो अपने शिल्प उद्योग के लिए, विशेष करके मन के बनाने के लिए जो है वो जाना जाता था। नेक्स्ट है दूसरा प्रश्न, प्रसिद्ध इतिहासकार वी.एस. सूक्तांकर एक प्रसिद्ध विद्वान थे। तो वी.एस. सूक्तांकर एक संस्कृत के प्रसिद्ध विद्वान थे जिन्होंने महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण तैयार किया था। सही जवाब है ऑप्शन अ, संस्कृत के विद्वान थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नयनार किस मत से संबंधित थे। बच्चों, दक्षिण भारत के जो भक्ति परंपरा के जो कुछ संत थे उसमें एक नयनार संत थे और दूसरे जो थे वो शैव मत को मानने वाले थे। तो एक थे जो नयनार थे, ये शैव मत को मानने वाले थे, और एक थे आलवार संत जो भगवान विष्णु को अपना आराध्य मानते थे। तो जो नयनार थे ये भगवान शिव को अपना आराध्य मानने वाले थे, ये शैव मत के अनुयायी थे। नेक्स्ट प्रश्न है चौथा, निम्नलिखित में से सर्वोत्तम कारण की पहचान कीजिए जिसके कारण राजा अशोक को उसकी प्रजा द्वारा देवनाम प्रिय और प्रियदर्शी के रूप में जाना जाता था। क्या कारण था कि राजा अशोक जो है वो देवनाम प्रिय मैंने देवताओं का प्रिय और प्रियदर्शी मैंने दिखने में अच्छा सुंदर। तो इसका कारण था कि अशोक ने अपने आप को अशोक ने जो है ना, यहाँ पे आप देखेंगे, हाँ, उसने धर्म के माध्यम से समाज की भलाई की थी। उसने समाज के कल्याण के लिए कुछ विशेष प्रकार की एक आचार संहिता का निर्माण किया था और इसीलिए जो है वो ये उपाधियाँ उसे मिले थी। नेक्स्ट प्रश्न है, दक्षिण भारतीय मंदिरों में भव्य गोपुरम को जोड़ने का श्रेय किसको जाता है। जो मंदिर बनते थे उसके प्रवेश द्वार जो होते थे मंदिरों के, वहां पर गोपुरम का निर्माण किया जाता था। तो इसको जोड़ने का श्रेय किसे दिया जाता है बच्चों, कृष्णदेव राय, जो कि विजयनगर साम्राज्य के तीसरे वंश के शासक थे। तीसरे वंश के महत्वपूर्ण शासक थे कृष्णदेव राय। गोपुरम को जोड़ने का श्रेय इनको जाता है। नेक्स्ट है, अमुक्त मल्यद नामक ग्रंथ निम्नलिखित में से किस शासक ने लिखा था। तो ये भी जो कृष्णदेव राय थे, कृष्णदेव राय जो थे इन्होंने लिखा था। कृष्णदेव राय विजयनगर साम्राज्य के विजयनगर साम्राज्य का जो तीसरा वंश था उसके शासक थे। पहला वंश था सोलु वंश, दूसरा था सोलु वंश, तुलु वंश, अराविदु। पहला वंश था संगम वंश, दूसरा वंश था सुलु वंश, तीसरा वंश था तुलु वंश और चौथा वंश था अरादिवु वंश। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और यहाँ लिखा हुआ है कि पंजाब में शाह नहर की मरम्मत किसके शासनकाल में करवाई गई थी। तो ये शाहजहाँ के शासनकाल में हुई थी। फिर हुमायूं नामा की रचना किसने की थी, रचनाकार कौन थी। तो गुलबदन बेगम जो है इसने हुमायूंनामा लिखा था। 1857 ईस्वी के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था। तो चर्बी वाले कारतूस जो है ये एक तात्कालिक कारण माना जाता है, और भी कई सारे कारण थे, लेकिन ये जो विशेष रूप से ये जो इसको भड़काने में महत्वपूर्ण भूमिका रही थी, इस कारण ने चर्बी वाले कारतूसों की वजह से जो है वो ये विद्रोह जो है वो जल्दी भड़क गया था। नेक्स्ट है, शुद्धि आंदोलन किसने चलाया था। तो शुद्धि आंदोलन का संबंध आर्य समाज से है। आर्य समाज के स्वामी दयानंद सरस्वती, इन्होंने जो है वो शुद्धि आंदोलन चलाया था। जो लोग हिंदू धर्म को छोड़कर के अन्य धर्मों में चले गए थे उन लोगों को पुनः हिंदू धर्म में शामिल करने के लिए इन्होंने शुद्धि आंदोलन चलाया था। भारतीय संविधान कब अस्तित्व में आया था। तो भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आया था। ऑप्शन स इसका राइट रहेगा। और इससे पहले 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान पूर्ण रूप से बनकर के तैयार हो चुका था। उसी दिन भारत के संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित कर लिया गया था, लेकिन इसे 26 जनवरी 1950 से लागू किया।
नेक्स्ट है संविधान सभा में यह प्रस्ताव किसने पेश किया कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज केसरिया, सफेद और गहरे रंग की 3 बराबर चौड़ाई वाली पट्टियों का तिरंगा झंडा होगा, जिसके बीच में गहरे नीले रंग का एक चक्र होगा। तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये प्रस्ताव जो है वो पेश किया था। इसके बाद रिक्त स्थान वाले प्रश्न है। पहला है कि मौर्य साम्राज्य के संस्थापक का शासन पश्चिमोत्तर में अफगानिस्तान से बलूचिस्तान तक फैला हुआ था। तो मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य। इन्होंने अपने गुरु कौटिल्य या चाणक्य की मदद से इस साम्राज्य की स्थापना करी थी। नेक्स्ट है कबीर की 3 विशिष्ट किंतु परस्पर व्याप्त परिपाटियों में संकलित जो हैं वो है बाणी, कबीर की बाणियां। नेक्स्ट है कि शुरुआत में बंबई टापुओं का इलाका था। तो बंबई टोटल 7 टापू थे, 7 टापुओं का इलाका था। जैसे जैसे आबादी बढ़ी इन टापुओं को एक दूसरे से जोड़ दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फरवरी 1922 में किसानों के एक समूह ने संयुक्त प्रांत के पूर्वा में एक पुलिस स्टेशन पर आक्रमण करके उसमें आग लगा दी थी। ये घटना चोरी चोरा कांड के नाम से जानी जाती है। ये गोरखपुर में स्थित एक पुलिस स्टेशन था जहां पे ये असहयोग आंदोलन जो चल रहा था उसमें ये घटना हो गई थी और उसके कारण गांधी जी को अपना आंदोलन वापस लेना पड़ा था। नेक्स्ट है भारत में देसी रियासतों और रजवाड़ों की कुल संख्या कितनी थी? तो 562 थी, जिन्हें एकीकृत करके संयुक्त करके भारत का निर्माण किया गया। नेक्स्ट है अति लघुत्रात्मक प्रश्न अपन करेंगे। पहला प्रश्न है कि हड़प्पा संस्कृति के सबसे लंबे अभिलेख में कितने चिन्ह हैं? तो हड़प्पा संस्कृति का जो सबसे लंबा अभिलेख है उसमें लगभग 26 चिन्ह हैं। सातवाहन राजाओं से विवाह करने वाली रानियों के नाम किन गोत्रों से उद्भूत थे? तो उनका नाम गौतम और वशिष्ठ गोत्रों से उद्भव था। ब्राह्मणों द्वारा स्थापित देवीय व्यवस्था में वर्ण कौन कौन से थे? तो 4 वर्ण जो है वो हैं, इसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। नेक्स्ट है फ्रांसवा बर्नियर कौन था? तो फ्रांसवा बर्नियर फ्रांस का एक चिकित्सक था, एक राजनीतिज्ञ था, दार्शनिक था और इतिहासकार था। इसने भारत में जो यात्रा करी थी उसके संबंध में अपना जो विवरण एक तैयार किया, उस विवरण को या फिर उसकी किताब को ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर के नाम से जाना जाता है। प्रारंभिक भक्ति आंदोलन कब और किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था? तो प्रारंभिक भक्ति आंदोलन जो है ये लगभग 6वीं शताब्दी में अलवारों और नयनारों के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था। दक्षिण भारत में इस आंदोलन को शुरू करने वाले ये 2 संत संप्रदाय थे, अलवार और नयनार, जिसमें से अलवार भगवान विष्णु को अपना आराध्य मानते थे। नयनार संप्रदाय के जो अनुयायी थे, संत महात्मा थे, वो भगवान शिव को अपना आराध्य मानते थे। अगला क्वेश्चन है विजयनगर आने वाले किन्हीं 2 यात्रियों के नाम लिखिए। तो एक तो था अब्दुल रज्जाक जो फारस से भारत आया था और दूसरा था निकोलो कॉन्टी जो इटली से भारत आया था। मुगल काल में पांडुलिपि रचना का मुख्य केंद्र क्या कहलाता था? वो शाही किताब खाना कहलाता था, जहां पर पांडुलिपियां तैयार की जाती थी। सैनिटोरियम से आप क्या समझते हैं? सैनिटोरियम एक प्रकार के स्वास्थ्य रिजॉर्ट होते हैं जहां लोग परिश्रम करने और इलाज कराने के लिए यहाँ पर आते हैं। मुस्लिम लीग कब और कहाँ स्थापित हुई थी? 1906 में ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। सरकारें सरकारी कागजों से नहीं बनती, सरकार जनता की इच्छा से अभिव्यक्त होती है। यह कथन किसका था? यह कथन पंडित जवाहरलाल नेहरू का था। राष्ट्रभाषा के सवाल पर संविधान सभा की भाषा समिति ने क्या सुझाव दिया था? तो राष्ट्रभाषा की जब बात आई तो उन्होंने कहा कि देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी भारत की राजकीय भाषा होगी। ये सुझाव जो है वो दिया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब आयोजित हुई थी? तो संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को आयोजित की गई थी, जिसमें सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया था। दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया था। और तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसमें पंडित नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पढ़ करके संविधान सभा में प्रस्तुत किया था। तो ये हमने किए हैं कुछ क्वेश्चंस। अब है हमारे लघुत्रात्मक प्रश्न। गोत्र व्यवस्था के 2 नियम लिखिए। तो गोत्र व्यवस्था के अगर नियमों की बात करें तो पहला नियम तो ये था कि विवाह के पश्चात स्त्रियों को पति के गोत्र का माना जाता है। उनकी मूल जो गोत्र होती है वो बाद में उन्हें छोड़नी पड़ती है। एक ही गोत्र में विवाह करना वर्जित था, मतलब सेम गोत्र में विवाह नहीं होता था, अलग गोत्र में विवाह जो है वो करना पड़ता था। ये जो है वो कुछ नियम थे।
नेक्स्ट प्रश्न है त्रिपिटकों पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो बच्चों त्रिपिटक जो ग्रंथ हैं ये बौद्ध धर्म के ग्रंथ हैं और पाली भाषा में लिखे गए हैं। त्रिपिटक का मतलब होता है 3 पिटारी या 3 टोकरियां। इसमें से पहला है विनय पिटक। इसमें संघ यानी बौद्ध संघ अथवा बौद्ध मठों में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं और भिक्षुणियों के आचरण संबंधी नियमों का वर्णन किया गया है। दूसरा पिटक है सुत्त पिटक। इसमें महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं का संग्रह है। और तीसरा पिटक है अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक में भगवान बुद्ध यानी कि बौद्ध दर्शन से जुड़े विषय इसमें संकलित किए गए हैं। ये है त्रिपिटक। नेक्स्ट है सिद्धार्थ ने संन्यास का रास्ता अपनाने का निश्चय क्यों किया था, कारण लिखिए। अगर हम बात करें भगवान बुद्ध की, तो बुद्ध जब एक बार में भ्रमण कर रहे थे, नगर में जब भ्रमण कर रहे थे, तो उस दौरान उन्होंने एक वृद्ध व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति और एक मृतक व्यक्ति को देख करके बुद्ध जो है वो जान गए थे कि संसार दुखों का घर है, संसार दुखों से भरा हुआ है। अंत में उन्होंने एक साधु महात्मा को देखा था और उसके पश्चात उन्होंने सन्यासी को देखकर चिंताओं से मुक्त और शांत था। तो इसीलिए उस सिद्धार्थ ने जो वो सन्यास ग्रहण करने का रास्ता अपना लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है भगवान महावीर की किन्हीं 2 शिक्षाओं का उल्लेख कीजिए। अगर हम बात करें भगवान महावीर की, तो पहला तो ये था उनकी शिक्षा कि समस्त संसार प्राणवान है, प्रत्येक जीव में प्राण है, प्रत्येक चीज में प्राण है। ये जैन धर्म की सबसे प्रमुख अवधारणा है। वर्धमान महावीर के अनुसार समस्त संसार में कुछ भी निर्जीव नहीं है। यह भगवान महावीर की गहन अंतर्दृष्टि थी। अगला इनका सिद्धांत था अहिंसा का, कि जैन धर्म में जीवों के प्रति इस अपार करुणा के भाव ने समस्त भारतीय चिंतन को बहुत ही गहन रूप से प्रभावित किया है। महावीर के अनुसार आत्मा केवल मनुष्यों में ही नहीं बल्कि पशुओं में, कीड़ों में, पेड़ पौधों में आदि सभी में होती है। तो ये जैन धर्म के 2 महत्वपूर्ण सिद्धांत अहिंसा और समस्त संसार प्राणवान है। नेक्स्ट है 8वां प्रश्न, इब्न बतूता के अनुसार भारतीय शहरों की समृद्धि का आधार भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था थी, स्पष्ट कीजिए। तो देखो बच्चों, लिखेंगे कि इब्न बतूता वैसे जो है वो दक्षिण भारतीय शहर दक्षिण भारतीय देश दक्षिण अफ्रीकी मतलब अफ्रीकी देश मोरक्को का निवासी था और ये भारत की यात्रा पर आया था। इब्न बतूता के अनुसार भारतीय शहरों की समृद्धि का आधार भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था थी। इब्न बतूता का यह कथन पूर्ण रूपेण सत्य है, क्योंकि शहरों की समृद्धि का सीधा संबंध कृषि अर्थव्यवस्था से होता है। भारतीय भूमि बहुत उपजाऊ और उत्पादक थी। गंगा यमुना जैसी नदियों के कारण सिंचाई हेतु पानी की पर्याप्त उपलब्धता और मौसम की अनुकूलता के कारण वर्ष में किसान 2-2 फसलें जो है वो लेते थे। व्यापार और वाणिज्य के संबंध में इब्न बतूता ने यहाँ की शिल्प की वस्तुएं और सूती कपड़ों, महीन मलमल, साटन, जरी आदि के संबंध में भी वर्णन किया है। इसकी अन्य देशों के साथ बहुत ही मांग थी। तो इसके कारण जो है वो भारतीय अर्थव्यवस्था भारत के जो शहर थे उनकी समृद्धि विशेष रूप से ये कृषि और सब कुछ जो उत्पादन ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर निर्भर था उसी के कारण होती थी। नेक्स्ट है अपनी श्रेणी के अन्य यात्रियों से इब्न बतूता किन बातों में अलग था। इब्न बतूता से पहले हमने देखो अल्बिरूनी भारत आया था, उसके अलावा वहाँ पे फ्रांसवा बर्नियर आया था और भी कई सारे निकोलो कॉन्टी आदि यात्री आए थे। लेकिन ये इब्न बतूता किस प्रकार जो है वो अन्य यात्रियों से भिन्न था। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि इब्न बतूता पुस्तकों के स्थान पर यात्राओं से प्राप्त अनुभव को अपनी जानकारी का अधिक महत्वपूर्ण स्रोत मानता था। कुछ यात्रियों ने जैसे किताब में पढ़ लिया तो उसे सही मान लेते थे, लेकिन इब्न बतूता खुद यात्रा करके उन चीज़ों का जो है वो अनुभव लेता था। उसे यात्राएं करने का बड़ा शौक था और उसने नए नए देशों और लोगों के विषय में जानने के लिए दूर दूर के देशों की यात्राएं करी थी, इसलिए ये अन्य यात्रियों से भिन्न था। इसके बाद है लोटस महल और फिर है मुगल काल में सिंचाई कार्यों, और ये हम करेंगे नेक्स्ट। बहुत सारा भी लंबा पेपर है तो ये नेक्स्ट जो क्लास रहेगी उसमें अपन करेंगे। इस तरीके से हम आपको नेक्स्ट पेपर भी आपको बहुत ही जल्दी मिलेगा। पॉलिटिकल साइंस भी हम कर रहे हैं, हिस्ट्री भी कर रहे हैं, ज्योग्राफी भी करेंगे, हिंदी साहित्य भी हम कर रहे हैं। बाकी हमारे जो कंपल्सरी सब्जेक्ट वो हमने पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं, और ये जो एग्जाम जब कंप्लीट हो जाएगा तो बच्चों हम कंप्लीट रिविजन करेंगे चैप्टर फर्स्ट से लेकर एंड तक। वहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स भी बताऊंगा जो मोस्ट एग्जाम में रहने वाले हैं। हमारी लाइव क्लास रहती है जिसमें एवरी डे शाम को अपन एमसीक्यूज टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं वो लाइव क्लास में करते हैं। पीडीएफ आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में मिलेगी जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। कंप्लीट कोर्सेज, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, एमसीक्यूज, क्वेश्चन आंसर्स, ये सारी चीजें अगर आप प्राप्त करना चाहते हो एक ही जगह पर तो आप हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए। एजुकेशन राइज नाम से हमारा ऐप है, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, और आप हमें जब व्हाट्सएप पर मैसेज करोगे तो वहां पर भी आपको लिंक मिल जाएगी। व्हाट्सएप पर मैसेज करने के
के लिए आप हमारा नंबर नोट करिए, नंबर है हमारा 9079622989। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।